नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने फाइनेंस एजुकेशन के बारे में समझा था कि वो होता क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और वो हमारी लाइफ में हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रखता है। आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम फाइनेंस की 4 टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे जहाँ से फाइनेंस की स्टार्ट होती है। जिसमें पहला है आपकी इनकम मीन्स आपकी आय, दूसरा है आपके एक्सपेंसेस मीन्स खर्चे, तीसरा है आपके एसेट मीन्स आपकी संपत्ति और चौथा होता है आपका लायबिलिटी मीन देयता। अब इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले हमारी इनकम की, हमारी आय की। इनकम मीन्स जहाँ से हमारी अर्निंग हो रही है, जहाँ से पैसा हमारे पास आ रहा है। वो अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कि आपका जॉब हो गया, कोई बिजनेस हो गया, फार्मिंग हो गई, आपको जैसे आपने रेंट पे दिया हुआ है कोई चीज़ तो किराया हो गया, वहाँ से पेंशन मिल रही है आपको अगर आप ओल्ड एज में है तो। अलग अलग सोर्सेज है जहाँ से हमारे पास पैसा आ रहा है, तो वो हमारी इनकम हो गई, हमारी आय हो गई। अब इनकम को हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है आपकी एक्टिव इनकम और दूसरी होती है आपकी पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम समझ सकते हैं जहाँ पे हमारी प्रेजेंस जरूरी होती है, मीन्स जहाँ पर हमारी गुड या सर्विस के रिटर्न में हमें जो पैसा मिलता है वो हमारी होती है एक्टिव इनकम। और दूसरी और होती है हमारे पास पैसिव इनकम। हमारी पैसिव इनकम जहाँ पर हमारी प्रेजेंस उतनी मायने नहीं रखती है, या फिर हम समझ सकते हैं इसको कि हमने पास्ट में कोई इवेंट की हो या कोई इन्वेस्टमेंट किया हो जिसके रिटर्न में हमें पैसा अब मिल रहा हो, तो वो होती है हमारी पैसिव इनकम। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मेरा एक दोस्त है अंकित यादव, जो गुजरात में काम करता है एक कंपनी में। वहाँ पर वो अपनी सर्विस के बदले कंपनी उसको हर मंथली उसको सैलरी देती है, तो वो उसकी आ जाएगी हमारी एक्टिव इनकम के अंदर। जो उसको सर्विस के रिटर्न में उसको जो इनकम जनरेट हुई है वो उसकी एक्टिव इनकम है। दूसरी ओर बात करें हम, उसने अपना जो घर का ऊपर वाला हिस्सा है उसको किराए पे देकर रखा हुआ है, तो वहाँ से उसको मंथली उसको किराया मिल रहा है घर का, तो वो उसकी पैसिव इनकम के अंदर आ जाएगी। तो ये हो गई हमारी इनकम। और दूसरी ओर बात आती है हमारे एक्सपेंसेस की, हमारे खर्चों की, जहाँ पर हम हमारा पैसे को खर्च करते हैं। व्हेन वी स्पेंड मनी ऑन आवर नीड्स एंड डिज़ायर्स। नीड्स मतलब कि हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान। और दूसरी बात करें हम डिज़ायर्स के हमारे, तो डिज़ायर कुछ हो सकता है कि आपको एक वॉच लेनी है, कार लेनी है, एक बड़ा घर लेना है, ब्रांडेड चीज़ों को यूज़ करना है, तो अलग अलग चीज़ें आपकी डिज़ायर हो सकती हैं। अब जो हमारी इनकम है और एक्सपेंसेस हैं, ये बहुत बेसिक सी टर्मोलॉजी हैं जिनको लगभग सभी को पता होता है। पर यहाँ हमें ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि हमारी जो इनकम होती है वो हमेशा हमारे एक्सपेंसेस से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम ना तो पैसे को सेव कर पाएंगे और ना ही फिर फ्यूचर में उसको इन्वेस्ट कर पाएंगे। उल्टा हम उसको डेप्ट में फंस जाएंगे, मीन्स हम कर्जदारी हो जाएंगे। तो आप पैसे को सेव करना और उसको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये अपने आप में एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो हम आने वाले वीडियोस पे इसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में। अब हम बात करते हैं फाइनेंस के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, एसेट मीन्स आपकी संपत्ति और दूसरा होता है आपको लायबिलिटी मीन देयता इनकी। अगर हम बात करें फाइनेंस के एक रूल की, मीन्स एक ही यही एक रूल है कि आपको एसेट और आपकी लायबिलिटी इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। आपको डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए इन दोनों चीज़ों को। अगर आपको ये चीज़ आती है तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम को बहुत ही जल्दी गेन कर सकते हैं, क्योंकि जो एसेट और जो लायबिलिटीज़ हैं, पूरा जो फाइनेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इन्हीं 2 चीज़ों पे स्टैंड करता है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसको थोड़ा स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से काम करता है ये। अब इसमें देख सकते हैं सबसे पहले अपना एसेट्स को। एसेट मीन आपकी संपत्ति। एसेट के अलग अलग डेफिनेशन है और सिंपल समझे हम एसेट क्या होते हैं, तो पुट्स मनी इन अवर पॉकेट मीन्स हमारी जेब में पैसा डालते हैं। दूसरी ओर देखें हम लायबिलिटीज़ को, तो लायबिलिटीज़ टेक्स मनी आउट ऑफ आवर पॉकेट, हमारे जेब से पैसा बाहर जाता है, तो ये हो गई आपकी लायबिलिटी। अगर हम एसेट को और डीपली समझें तो एसेट को हम 3-4 पॉइंट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। और उसका कि एसेट वो कोई भी चीज़, कोई गुड या सर्विस जिसकी अपनी खुद वैल्यू हो और फ्यूचर में उसकी कंटिन्यूसली ग्रोथ होती चली जाए उसकी वैल्यू की। दूसरा कि वो आपके लिए इनकम प्रोड्यूस करके दें। और तीसरा कि वो आपको फ्यूचर इकोनॉमी के लिए बेनिफिट हो। और चौथा कि वो उसमें बार बार मेंटेनेंस या इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट ना हो, तो वो चीज़ आपकी एसेट होती है। अब एसेट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल समझे हम एसेट का, तो बहुत तक हो सकता है आपका रियल एस्टेट, स्टॉक, रॉयल्टीज़ परचेस करके रखी हो कोई आपने, यदि रॉयल्टीज़ मीन्स आपका कोई म्यूज़िक एल्बम हो या कोई बुक रिटर्न की हो आपने,
तो ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद आप ऑनलाइन कोर्स सेल कर रहे हो या फिर कंपाउंडिंग या इंटरेस्ट से पैसा आ रहा हो, तो ये आपके एसेट अंदर आती हैं। दूसरी बात करें हम लाइबिलिटीज़ की, तो जस्ट एसेट का उल्टा होता है यहाँ पे। ऐसी कोई भी गुड या सर्विस जिसकी वैल्यूज़ फ्यूचर के साथ डिक्रीज होती चली जा रही है। दूसरा कि उसमें बार बार मेंटेनेंस या इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होता है। इसको हम सिंपल समझ सकते हैं, इट इज़ अ फैंसी वर्ड फॉर डेप्ट। आप यहाँ पे कर्जदार होते चले जाते हैं। लायबिलिटी के एग्जांपल हो सकते हैं आपके पास, मॉर्टगेज हो सकता है, लोन हो सकता है, स्कूल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड डेप्ट हो गया। तो अलग अलग एग्जांपल हैं ये लायबिलिटीज़ के। अगर हम सिंपल एग्जांपल लें मोबाइल फ़ोन का, तो जो मोबाइल फ़ोन होता है हमारा, तो वो हमारा लायबिलिटी के अंदर आएगा। क्योंकि यदि हम मोबाइल ही परचेज़ करते हैं, मान लीजिए आपने 10,000 का मोबाइल कोई लिया है अभी, आप उसको 6 महीने या 1 साल बाद देखेंगे तो उसकी वैल्यू 9,000 या 8,000 हो जाएगी। पहली चीज़ क्या हुआ कि उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। दूसरी चीज़ कि आपके लिए वो इनकम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। और तीसरी चीज़ उसकी जो फ्यूचर इकोनॉमी है उसमें उसकी वैल्यू धीरे धीरे करके डिक्रीज़ होती चली जा रही है। और चौथी कि उसमें बार बार मेंटेनेंस या इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होता है। तो ये चारों चीज़ लायबिलिटी की हैं, तो ये लायबिलिटी के अंदर आता है। अब इसका एक टर्म आती है आपकी कैश फ्लो। कैश फ्लो बताता है कि आप किस तरह से पैसे को हैंडल कर रहे हैं, किस तरह से उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें एसेट कैश फ्लो की, तो ये एक पॉजिटिव कैश फ्लो होता है जो स्टार्ट होता है आपका यहाँ पर आपकी एसेट वाले कॉलम से, जो कि स्टार्ट होकर आपकी इनकम में आता है। मींस एक पॉजिटिव कैश फ्लो है जहाँ से आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। दूसरी ओर बात करें हम लायबिलिटी कैश फ्लो की, तो ये एक नेगेटिव कैश फ्लो है। यहाँ पे आप पहले लायबिलिटी पे करते हैं अपनी, और फिर यहाँ पे जो पैसे बचते हैं उससे आप एक्सपेंसेस जो अपने बेसिक नीड्स या डिज़ायर हमने पढ़े थे वहाँ पे करते हैं। तो ये आपका एक्सपेंसेस कॉलम आ जाता है आपका। अब सिंपल से ये था आपका एसेट कैश फ्लो, और ये होता है आपका लायबिलिटी कैश फ्लो। अब इनमें डिफरेंस अगर आप पता है, आप समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपकी एसेट है और कौन सी चीज़ आपकी लायबिलिटी है, तो आप बहुत जल्दी फाइनेंशियल जो ग्रोथ है उसको अचीव कर सकते हैं और आप कंटिन्यूसली ग्रोथ कर सकते हैं। बेसिकली हम लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है आपका प्योर पीपल, दूसरा होता है मिडिल क्लास, और तीसरा होता है रिच पीपल। जो कैटेगराइज जो हमने किया है लोगों को, वो इस बेसिस पे नहीं है कि उनके पास कितना पैसा है, कि आपके पास ज़्यादा पैसा तो आप अमीर, कम पैसा तो आप गरीब। वो इस बेसिस पे है कि आप किस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, पहला। और दूसरा कि आप कितना पैसा सेव कर रहे हैं और कितना पैसा फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं किस तरह से। तो ये डिसाइड करता है कि आप पुअर क्लास में आते हैं या मिडिल क्लास में या फिर रिच पीपल में आते हैं। अगर हम देखें पहले पुअर क्लास जो लोग होते हैं उनका कैश फ्लो देखें, मीन्स गरीब वर्ग का, ओनली हैव एक्सपेंसेस, इनके पास सिर्फ खर्चे होते हैं। अगर इनका कैश फ्लो देखें हम, तो वो जॉब से पैसा कमाते हैं जो कि उनकी सैलरी होती है। फिर उसके बाद जो उनके घर का जो टैक्स हो गया, रेंट हो गया, फूड हो गया, क्लोथ हो गया, जो नीड्स होती हैं उनकी, उनको कंप्लीट करते हैं वो, और फिर उनका पैसा ख़त्म हो जाता है उनका। यहाँ देखें अगर हम, तो उनका जो एसेट है और जो लायबिलिटी वाला कॉलम है वो दोनों ही खाली होते हैं। तो ना तो वो एसेट परचेज कर पाते हैं, ना लायबिलिटी परचेज करते हैं। तो ये हो गया पुअर क्लास लोगों का कैश फ्लो। अब बात आती है आपकी मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग के लिए। मध्यम वर्ग में क्या होता है कि ये लोग लायबिलिटी परचेज करते हैं और वो सोचते हैं कि एसेट हैं, पर यहाँ पे मिसकंसेप्शन है। अगर हम उनका कैश फ्लो की बात करें तो वो जॉब से पैसा कमाते हैं जो उनकी सैलरी में काउंट होता है। फिर वहाँ से पहले जो लायबिलिटीज़ होती हैं उनकी, उन्होंने जो मोर्टगेज लिया हुआ होता है, लोन्स होते हैं उनके पास, क्रेडिट कार्ड हो गया, स्कूल लोन्स हो गया, तो अपनी लायबिलिटी से पहला पैसा खर्च करते हैं, पहले यहाँ पूरा अपना फुलफिलमेंट करते हैं। उसके बाद उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं घर के, शॉपिंग हो गया, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इन चीज़ों पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उनका पैसा यहाँ ख़त्म हो जाता है। उनके पास एसेट के नाम पे कोई चीज़ें नहीं होती हैं तो कार लेते हैं, वो घर लेते हैं, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें होती हैं। वो सोचते हैं इस तरह से कि ये उनका एसेट है, लेकिन अगर हमने पहले जो बात की थी एसेट और लायबिलिटी डिफरेंस में, तो दोनों ही चीज़ जो है यहाँ पर वो आपकी लायबिलिटी है, ना कि आपका एसेट है। अब इसके बाद आती है आपकी रिच क्लास, मींस आपका अमीर वर्ग। ये लोग जो होते हैं वो एसेट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और एसेट परचेस करते हैं, बाय एसेट्स। इनका कैश फ्लो अगर देखें हम, तो बिजनेस पे जो पैसा आता है उनके पास, वो एक तो उनकी रियल इनकम हो जाती है। उसके बाद जो एसेट वाला कॉलम है उनका, यहाँ पे वो रियल एस्टेट होता है, स्टॉक होती है, प्रॉपर्टी होती है, रॉयल्टीज़ होती हैं, कंपाउंडिंग होता है। यहाँ से उनका कैश फ्लो चालू होता है और वो भी उनके इनकम में जाता है। ये कैश पॉजिटिव कैश फ्लो था, जहाँ से उनकी इनकम जो बिजनेस से तो आ ही रही थी, साथ में एसेट से इनकम आ रही है, तो जो उनकी इनकम होती है वो मल्टीप्लाई होती चली जाती है। उसके बाद फिर वो एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज़ पे पैसा स्पेंड करते हैं।
अब यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आप लायबिलिटी परचेस ना करें, पर आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो एसेट वाला कॉलम है वो इतना इम्पोर्टेंट या इतना पावरफुल बन जाए कि वो आपके लायबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस दोनों को ही मैनेज कर सकें। हम फाइनल ओवरव्यू की बात करें यहाँ पर आइडियल कंडीशन की, तो जो आपका इनकम वाला कॉलम होता है वो इंक्रीजमेंट होता रहना चाहिए आपके एक्सपेंसेस से। मींस आपका इनकम ज़्यादा होना चाहिए आपके एक्सपेंसेस से। और वहीं बात करें दूसरी ओर, तो आपका जो एसेट होता है वो आपका ज़्यादा होना चाहिए आपकी लायबिलिटीज़ से। अगर हम पिक्चर को देखें तो जो पुअर क्लास देखिए, आपने यहाँ से इनकम जनरेट होती है हमारी, तो वो एसेट परचेस नहीं करते हैं, सिर्फ उनके पास एक्सपेंसेस होते हैं। दूसरी बात करें हम मिडिल क्लास लोगों की, तो एसेट तो लेते हैं, पर वो एसेट जो होते हैं या तो वो एसेट लायबिलिटी परचेस करते हैं, उसको एसेट की तरह ट्रीट करते हैं, या फिर जो एसेट होते हैं जहाँ पे वो टाइम वैल्यू होती है मनी की, उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो इससे यहाँ पे क्या होता है कि जो उनके जो एसेट होते हैं वो इतने कम वैल्यूज़ के होते हैं कि उनकी एक्सपेंसिव लायबिलिटी से कम होते हैं ये। और बाई बात करें रिच पीपल की, तो जो रिच पीपल एसेट पे काम करते हैं, उनके जो एसेट होते हैं उनकी लायबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस से ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो अमीर लोग होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, वो और रिच होते चले जाते हैं, क्योंकि एसेट से उनका पैसा और कंपाउंडिंग तरह से मल्टीप्लाई होकर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है। और वहीं जो पुअर पीपल होते हैं वो ना एसेट परचेस कर पाते हैं, सिर्फ एक्सपेंसेस पे पैसा खर्च करते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो इस तरह से बढ़ता चला जाता है। तो अगर आपको एक आइडियल कंडीशन की बात करें वेल्थ के लिए, तो आपको जो एसेट वाला कॉलम है ये अपना, उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। आपको नई स्किल्स सीखना चाहिए, ऐसे एसेट को परचेस करना चाहिए जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे, उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही हो, इनकम प्रोड्यूस करके दे आपके लिए। तो ये होता है आपका एसेट। और दूसरा हमने समझा लायबिलिटीज़ को। आई होप आपको ये वीडियो पूरी तरह समझ में आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई वैल्यूज़ नज़र आती हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस चीज़ को लेकर अवेयर हो सकें। थैंक यू।